दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है आदो जीवितम या फिर द गोट लाइफ। ये मूवी असली घटना के ऊपर आधारित है, रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। तो आप जो कुछ भी देखोगे उसको ऐसे देखना कि ये किसी के साथ में सच में घटित हुआ था और तब आपको इस मूवी को देखने की अलग ही फील आएगी। बाकी मूवी के एंड में मैंने आपको ढेर सारे फैक्ट्स बताए हैं, रियल लाइफ वाली चीज भी बताई है, तो आपको एंड तक वीडियो को देखना होगा समझने के लिए। ये मूवी फिलहाल नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है और बहुत सारी भाषाओं में रिलीज करी गई है। इस मूवी की फिलहाल IMDb रेटिंग है 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट के अंदर नजीब और हकीम नाम के दो मलयाली लोगों को देखते हैं जो कि बेहतर नौकरी और जिंदगी की तलाश में भारत से सऊदी अरेबिया आए थे ताकि वहां पर काम करके वो भारत देश के अंदर एक बेहतर जिंदगी बिता पाएं। अब अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाकर जब वो बाहर आते हैं तब उनकी बातों से हमको पता चलता है कि असल में जिस कंपनी के अंदर वो काम करने के लिए आए थे वहाँ से उन्हें कोई गाड़ी लेने के लिए आने वाली थी, पर काफी देर होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई भी नहीं आता और मलयाली होने की वजह से हकीम और नजीब को मलयालम भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं आती थी। वो हिंदी बोलते तो थे लेकिन वो भी टूटी फूटी। साथ ही साथ सऊदी जैसी गल्फ कंट्री के अंदर बस अरबी भाषा का इस्तेमाल हुआ करता, इसलिए वो दोनों किसी से बात करके हेल्प भी नहीं मांग रहे थे। तब किस्मत से उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उनकी भाषा समझ रहा होता है, जिसकी हेल्प से वो उस कंपनी में कॉल करते हैं जहाँ पर वो आने वाले थे, यानी कि जिस कंपनी के चलते वो यहाँ आए थे, पर कंपनी में कोई कॉल नहीं उठाता। तब वो आदमी एकदम से बताता है कि असल में आज फ्राइडे है और सऊदी में फ्राइडे वाले दिन सारे ऑफिस की छुट्टी होती है। खैर अब इस बात को जानने के बाद में नजीब और हकीम वहाँ से एयरपोर्ट के बाहर चले आते हैं और वापस से वेट करने लगते हैं कि कोई तो उनको लेने आएगा। उन्हें वहाँ पर इंतजार करते हुए रात हो जाती है। तब वो अपनी तरह और भी काफी लोगों को देखते हैं जो कि अलग अलग देशों से आए थे, पर अजीब बात ये होती है कि उन सभी की कंपनीज वाले लोग जो थे वो उनको लेने के लिए आ गए थे और ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। खैर अब बहुत ज्यादा देर होने के बाद वहाँ पर एक शेख आता है जिसको हम कफील जूनियर बुलाएंगे। अब अरबी में कफील का मतलब होता है गारंटर यानी कि मालिक, और वो वहाँ पर आकर नजीब और हकीम का पासपोर्ट चेक करता है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। और तब नजीब और हकीम को ये लगता है कि शायद वो उनकी कंपनी का कोई मेंबर होगा जो कि उनको लेने आया है, इसलिए वो दोनों उसके साथ जाने लगते हैं। वो दोनों ही कफील जूनियर से कंपनी के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहते थे, मगर उसकी अरबी भाषा की वजह से वो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाते। अब कफील जूनियर उन्हें अपने साथ एक टेम्पो में बैठाकर कहीं पर ले जाने लगता है और वो दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनसे तो ये बोला गया था कि उन्हें वहाँ पर लेने के लिए AC बस आएगी। पर अभी नजीब और हकीम इस बात पर ध्यान नहीं देते और बस सोचने लगते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी अच्छे पैसे कमाकर अपने घर वापस जाना है। थोड़ी ही देर के बाद में कफील जूनियर उन्हें लेकर एक रेगिस्तानी इलाके में आ गया था, जहां आने के बाद वो एक और आदमी से मिलता है और अब वो हकीम को टेम्पो से नीचे उतारकर उसे उस आदमी को सौंप देता है। तब नजीब और हकीम दोनों में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अब तक उनको इतना समझ में आ गया था कि वो किसी गलत आदमी के साथ आ गए हैं और यहाँ पर जिसको उन्होंने भेजा था वो भी फर्जी थे। वो कंपनी जिसके चलते यहाँ पर वो आए थे वो भी फर्जी है और ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में थोड़ी देर में और क्लियर होगा। खैर यहाँ पर असल में हुआ ये था कि कफील जूनियर ने उन्हें बाकी शेखों को बेच दिया था। वो दोनों उसको सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कफील जूनियर उनकी कोई बात नहीं सुनता और बस हकीम को वहीं पर छोड़कर नजीब को लेकर निकल जाता है, जिसके बाद उसने नजीब को भी एक दूसरे आदमी के पास छोड़ दिया था। अब नजीब बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि ना तो उसके आसपास के लोग उसकी बात समझ रहे थे और वो जिस एक इंसान के साथ अपने मुल्क से आया था वो भी उससे अलग हो गया। और यही सब सोचते हुए वो परेशान होकर साइड में बैठ जाता है, पर बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा था और नजीब को वहाँ पर नींद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ पर कफील के टेंट में जाकर सो जाता है। जिसके साथ ही सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं कि पहले के समय में नजीब एक नदी से बालू निकालने का काम किया करता था। तब वहाँ पर अपने ही एक साथी संतोष थे, उसे संतोष के साले के बारे में पता चलता है जो कि सऊदी में ही काम करता था और अभी के समय पर सऊदी का वीजा भी आसानी से मिल रहा था, जिसके लिए बस एक डीलर को 30,000 रुपए देने थे। नजीब के पास उतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो जानता था कि आजकल के समय पर लोग बाहर की कंट्रीज में जाकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और बाद में उनके घर के हालात अपने आप सुधरने
मारने लगते हैं। बेसिकली आप समझ रहे हो, यहाँ पर ना उम्मीद बेची जाती है और अगर वो अभी 30,000 रुपए लगा देता है तो आगे चलकर वो भी एक अमीर इंसान बन सकता है। अब यही सब सोचते हुए वो अपनी बीवी साइनू के जेवर गिरवी रखकर संतोष के साले की मदद से अपना पासपोर्ट बनवाता है। इस कंपनी की अर्जी लगवाता है कि वहाँ पर जाकर वो उसमें काम करेगा। अब आगे हम साइनू को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। साथ ही साथ नजीब और साइनू दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो भी यही चाहती थी कि नजीब अपने हिसाब से सब कुछ अच्छे से कर ले। खैर अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि अचानक से ही नजीब का जो कफील यानी कि मालिक होता है वो उसको लात मारकर उठाता है और बाहर जाकर सोने के लिए कहता है। जिसके अगले ही दिन नजीब की आंख खुलती है तो उसकी मुलाकात उसी जगह मौजूद एक बहुत ही बूढ़े आदमी से होती है जिसको हिंदी आती थी और वो वहाँ पर भेड़ों को चराने का और उनका दूध निकालने का काम करता था। नजीब उससे टूटी फूटी भाषा में बात करने की कोशिश करता है और तब वो बूढ़ा आदमी उसको दूध देकर कफील को देकर आने के लिए कहता है, मगर नजीब को उसकी बात समझ नहीं आती और वो खुद उस दूध को पी लेता है। जिस पर पहले तो बूढ़ा आदमी उसको डांटता है और दूध को कफील को देकर आने के लिए कहता है। नजीब अब कफील को दूध देकर वापस से उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो धोखे से वहाँ पर फंस गया है, लेकिन कफील उसकी बात नहीं सुनता और अरबी भाषा में बूढ़े आदमी के पास जाकर काम सीखने के लिए कहने लगता है, जिसको देखकर वापस से नजीब रोते हुए उसको सब कुछ समझाने लगता है। मगर कफील जूनियर भी उसकी बात नहीं सुनता और हंसता हुआ बस उसे काम करने के लिए कहता है। नजीब बहुत ही ज्यादा परेशान था। तब कफील जूनियर वहाँ बहुत मोटी मोटी रोटी बनाता है और उसे नजीब को खाने के लिए देता है। अब सब्जी न होने की वजह से नजीब को वो रोटी पानी में डुबोकर खानी पड़ती है और ऐसी हालत में रहना नजीब के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो यहाँ पर आया किसी और चीज के लिए था, लेकिन उसके साथ तो बहुत ही बदतर हो गया। जो जिंदगी वो अपने गाँव में बिता रहा था उससे भी गंदी जिंदगी यहाँ पर थी। पर नजीब वहाँ से जाना चाहता था, इसलिए वो बूढ़े आदमी के पास जाकर उससे रोड के बारे में पूछता है और तब जाकर उसको पता चलता है कि रोड वहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। साथ ही साथ उस बूढ़े आदमी को तो ये तक याद नहीं है कि उसका नाम क्या है और वो खुद वहाँ पर कितने साल से फंसा हुआ है। टाइम का कोई ट्रैक नहीं था। अब ये सब जानकर तो नजीब की हालत खराब हो गई थी कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वो घर पर पैसे नहीं भेज पाएगा और यहाँ पर अजीब तरह से फंस चुका है। अब रात होने पर नजीब जब सोता है तो वापस से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर साइनू और नजीब उसके सऊदी जाने से पहले एक दूसरे से अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे। वो दोनों अपने होने वाले बच्चे का नाम तक सोच लेते हैं, जिसके बाद सीधा वो सीन आता है जहाँ पर नजीब हकीम के साथ अपने गाँव से शहर की तरफ निकल रहा था ताकि वो एरोप्लेन से सऊदी जा पाए। वहाँ पर वो साइनू और अपनी माँ से खुद का ख्याल रखने को भी कहता है और हकीम के साथ निकल जाता है और इस तरह से ये लोग सऊदी अरेबिया में उतरे थे। खैर प्रेजेंट टाइम में जब अगले दिन सुबह नजीब की आंख खुलती है तो वो पानी को लेकर फ्रेश हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से कफील जूनियर आकर उसे मारने लगता है और पानी छीन कर ले जाता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर पानी पैसे से खरीदा करते और पानी वहाँ पर बहुत महंगा था। और तब जाकर वो बूढ़ा आदमी नजीब को रेत का इस्तेमाल करने कहता है, जिसको सुनकर तो नजीब को और भी ज्यादा बेकार लग रहा था। तभी वहाँ पर पानी भरने वाला टैंकर आ चुका था, जिसके ड्राइवर को देखकर नजीब उससे भी हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता, यानी कि उनके लिए रोज का था। और इतने में ही वहाँ पर कफील जूनियर वापस आकर नजीब को मारने लगता है और वो इस बार अपने साथ बंदूक तक लेकर आया था, जिससे कि वो नजीब को शूट करने ही वाला था कि तभी उनकी पानी की टंकी भर जाती है, जिससे कि कफील जूनियर का ध्यान भटक जाता है। अब पानी को देखकर नजीब वापस से अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है, यानी कि गांव के बारे में। तब हम देखते हैं कि नजीब साइनू के साथ गांव की नदी में आराम से नहाता था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जहाँ गांव के अंदर उसके पास पानी की कोई कमी नहीं थी, वहीं यहाँ पर बीहड़ इलाके में वो बूंद बूंद के लिए मोहताज था। और इसलिए कहा जाता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसलिए कहते हैं जो आपके पास है उसमें आपको खुश रहना चाहिए, उसी को बढ़ाना चाहिए, ना कि कहीं और जाना चाहिए। और जाओ भी तो इस तरह से कि पूरी प्लानिंग के साथ में। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि ये लोग रियल कंपनी के अंदर ही आए थे, लेकिन हुआ ये कि फ्राइडे की वजह से वहाँ पर छुट्टी थी, जिसके चलते कंपनी वाले शायद उनको लेने अगले दिन आते। या तो यहाँ पर पक्का कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और इसी चीज का शेख ने फायदा उठा लिया, यानी कि इस कफील जूनियर ने। उसने देख लिया था कि इन लोगों को ना ही अरबी भाषा आती है, ना ही इंग्लिश आती है और ना ही हिंदी प्रॉपर्ली आती है, तो वो किसी से हेल्प नहीं मांग पाएंगे, जिसके चलते वो उनको इल्लीगली यहाँ पर ले आया था, बेसिकली अपना नौकर बनाने के लिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नजीब को मारकर उठाया जाता है और कफील उससे बकरी का दूध निकालने को कहता है और तब जाकर नजीब को समझ में नहीं आता कि आज वो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया। साथ ही साथ नजीब को दूध निकालना नहीं आता था, इसलिए बकरी उसको लात मार देती है। तब कफील खुद उसको दूध निकालना सिखाता है और बाद में उसे भेड़ों को चारा देने के लिए भेज देता है। खैर अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और नजीब को रोज दूध निकालना पड़ता, साथ ही साथ भेड़ बकरियों को चारा देना पड़ता, क्योंकि उस दिन के बाद से वो बूढ़ा आदमी कहीं पर दिखाई नहीं था, वो गायब हो गया था।
नजीब आगे जब अपनी शक्ल को एक गाड़ी के शीशे में देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी दाढ़ी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, साथ ही साथ उसके हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। उसको वहाँ पर आए हुए काफी महीने बीत चुके थे। अब नजीब को ये भी याद नहीं था कि वो वहाँ पर कब आया, कैसे आया, उसे कितना समय वहाँ पर और रहना पड़ेगा। पर जो भी था वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, रोने लगता है और अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचकर एक ऊंची सी जगह पर चढ़ जाता है जहाँ से कूदकर वो मरना चाहता था। लेकिन अचानक से ही उसकी नजर नीचे पड़ती है जहाँ पर कुछ गिद्ध किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे थे। खैर अब नजीब जब वहाँ पर जाकर चेक करता है तो उसको पता चलता है कि असल में वहाँ पर एक लाश थी जिसको ऐसे देखकर पहचानना तो मुश्किल था, पर ध्यान से देखने पर उसे समझ में आता है कि वो लाश असल में उसी बूढ़े आदमी की थी जो कि नजीब से पहले बकरियां चराया करता था। अब या तो शायद से उसने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि ये सब वो और सहन नहीं कर पा रहा था, या फिर शायद से यहाँ पर जो कफील था उसने ही उसे खत्म कर दिया क्योंकि वो किसी काम का नहीं बचा था। और मेरे ख्याल से यहाँ पर नजीब को और हकीम को भी इसलिए लाया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पुराने जो सर्वेंट से वो बूढ़े हो चुके होंगे। खैर तभी वो गिद्ध नजीब के ऊपर भी हमला कर देते हैं। अब नजीब तो बूढ़े आदमी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान और निराश हो चुका था। वो खुद का फ्यूचर उसके अंदर देख रहा था। वो तुरंत ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। उसको घर की बहुत याद आ रही थी और अब वो जाकर उस अचार को सूंघता है जो कि साइनू ने उसे गाँव से आते टाइम बांध कर दिया था। तब वो डिसाइड करता है कि किसी भी हालत में वो अपने बच्चे और बीवी के लिए और माँ के लिए वहाँ से बाहर निकल कर रहेगा। इसलिए अब अगले दिन नजीब भेड़ों को चराने के बहाने थोड़ा दूर चला जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। पर तब तक कफील जूनियर की नजर उस पर पड़ गई थी जो कि तुरंत ही अपने ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करता है और गोलियां चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। अब नजीब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, थक चुका था और वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। और जैसे ही वो थक कर बैठता है तो कफील जूनियर उसके पास आकर उसे वापस से बहुत मारता है और बाद में उसकी टांग को तोड़कर उसे भेड़ बकरियों की जगह पर बांध देता है। और नजीब के साथ में जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था और अभी के समय जब उसे प्यास लगती है तो उसे ना चाहते हुए भी जानवरों के झूठे पानी को जानवरों की तरह ही पीना पड़ता है, जो कि दिखा रहा था कि वहाँ पर उसके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी। अब इसके बाद कुछ और समय बीतता है और हम देख पाते हैं कि अब नजीब की दाढ़ी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब उसको भी वहाँ पर रहने की आदत पड़ गई थी। जैसे उसे पता हो कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो वहाँ से निकल नहीं सकता क्योंकि हर तरफ रेत ही रेत थी। लेकिन कहते हैं ना कि अंधकार चाहे कितना भी काला हो, रोशनी की एक किरण ही काफी होती है उसे भेदने के लिए। और नजीब के साथ भी ऐसा ही होता है। एक समय भेड़ चराते हुए अचानक से बारिश होने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा कम हुआ करता था। तब नजीब एक पहाड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। बारिश रुकने पर जब वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसे एक गाने की धुन सुनाई देती है जो कि उसने पहले भी सुनी हुई थी, जिसका पीछा करने पर उसके सामने हकीम आ गया था जो कि बहुत समय बाद उसे मिला था। और वो खुद भी एक कफील का गुलाम था और उसकी हालत भी ऐसी ही थी जैसे कि यहाँ पर नजीब की थी। अब बारिश से बचने के लिए वो भी पास में ही रुक गया था। उसको देखकर तो नजीब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों ही जोर जोर से रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं कि ये उनके साथ क्या हो गया था। हकीम अब नजीब से बहुत बात करना चाहता था पर तभी अचानक से उसका कफील वहाँ पर आकर गुस्से में उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। पर जाते जाते हकीम ने नजीब को वहाँ से साथ में भागने की सलाह दी थी, मगर नजीब खुद नहीं जानता था कि वहाँ से भागना कैसे है। पर कहीं ना कहीं आज इतने समय के बाद हकीम से मिलकर वो थोड़ा खुश हुआ था, पर उसे उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा भी लग रहा था कि उनके साथ कितना गलत हुआ। खैर अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब नजीब को अचानक से हकीम की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसको पढ़कर वो जान पाता है कि उस दिन जब हकीम नजीब से मिला था तब हकीम के कफील ने उसे बहुत ही ज्यादा मारा। पर अभी के समय पर हकीम के पास एक इंसान है जो कि उन्हें उस जगह से बाहर निकाल सकता है क्योंकि वो काफी समय से वहाँ पर काम कर रहा था और उसको रोड पर जाने का रास्ता मालूम था। ये बात जानने के बाद में नजीब हकीम से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर हकीम आज अपने साथ इब्राहिम कादरी नाम के एक आदमी को लेकर आया था जो कि असल में एक अफ्रीकन आदमी था और वो भी गुलामों की तरह रहकर परेशान हो चुका था। तब उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद में कफील के बेटे की शादी होने वाली है जिसके अंदर सभी लोग जाने वाले हैं और उस दिन बस सब गुलाम वहाँ पर रह जाएंगे। उसी दिन इब्राहिम अपने साथ हकीम और नजीब को लेकर भागने वाला था और अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस दिन कफील के बेटे की शादी होती है उस दिन गुलामों को छोड़कर सभी लोग दावत पर चले जाते हैं, जिनके वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले नजीब बहुत सारे पानी से नहाता है और अब इतने दिनों बाद वहाँ पर नहाकर वो बहुत खुश था क्योंकि जब से वो वहाँ पर आया था वो ना के बराबर नहाया था।
अब नजीब की बॉडी देखकर हम जान पाते हैं कि वो वहाँ रहकर बहुत ही ज्यादा दुबला पतला हो गया था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी, क्योंकि वहाँ पर बस उसको इतना खाना दिया जाता था जितने वो जिंदा रह सके। यानी कि ये लोग बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद में नजीब वापस से उसी शर्ट को पहनता है जिसको पहनकर वो वहाँ पर आया था, पर उसकी पैंट पहनने पर वो बहुत ही ज्यादा ढीली पड़ रही थी और तब वो बेल्ट की जगह पर एक रस्सी को बांधता है और सभी जानवरों को खाना देने के बाद वहाँ से हकीम और इब्राहिम के साथ निकल जाता है। वो तीनों आज बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो तीनों रात तक चलते रहते हैं, पर अब चलते हुए तीनों को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। तब किस्मत से उन्हें एक और कफील का टेंट दिखाई देता है, जिसको देखकर इब्राहिम वहाँ से पानी चुराने लगता है, मगर तब वहाँ के कफील की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसके ऊपर अपनी बंदूक से फायर करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे इब्राहिम वहाँ से अपनी जान बचाकर हकीम और नजीब के साथ निकल जाता है। वो तीनों एक जगह पर लेटकर सो जाते हैं, जिसके अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो उनको वापस चलना पड़ता है। लेकिन अब तक वो रोड के पास नहीं आए थे और अब और ज्यादा चलने के बाद उनको समझ में आता है कि वो अपने रास्ते को कल रात में जल्दीबाजी में भागते समय भटक चुके हैं और अब इब्राहिम को भी नहीं पता था कि उन्हें कहाँ पर जाना है। दूर दूर तक बस बड़ा रेगिस्तान था और चारों तरफ रेत ही रेत थी, जिससे बाहर निकलना मानो नामुमकिन सा लग रहा था। हकीम की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और उसे अपने सामने ढेर सारा पानी और एक ऊंट दिखाई देता है, जिसको देखकर वो खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। पर वहाँ पर मरे हुए ऊंट का कंकाल था और अभी हकीम को जो दिखाई दिया था उसको असल में मिराज कहा जाता है, जो कि अक्सर रेगिस्तान में भटके हुए लोगों को दिखाई देता है। असल में एक इंसान जब बहुत ज्यादा थक जाता है तो वो मेंटली अपने सामने उन चीजों को इमेजिन करने लगता है जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है या फिर चाह होती है। अब आगे चलते हुए जब वो तीनों भगवान को याद कर रहे थे तब ये अचानक से जमीन से ढेर सारे सहारन हॉर्न्ड वाइपर्स निकलते हैं, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इब्राहिम और हकीम तो वहाँ से जैसे तैसे निकल गए थे, पर नजीब वहाँ पर फंस गया था। तब इब्राहिम उसे एक ही जगह पर खड़े रहने के लिए कहता है। नजीब अब कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरा होता है, लेकिन किस्मत से वो बच जाता है और सारे वाइपर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब इन तीनों को चलते हुए 3 दिन हो चुके थे, मगर अब भी वो रोड के पास नहीं पहुँचे थे। चलते हुए नजीब के पैर में बहुत ही भयानक छाले पड़ जाते हैं और अब वो चल भी नहीं पाता। तब इब्राहिम अपनी जैकेट को फाड़कर उसके पैरों में बांधता है और वो तीनों ही अब आगे बढ़ने लगते हैं। पर अब एक समय ऐसा आ गया था कि हकीम की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है, उसको तुरंत ही पानी पीना था और तब इब्राहिम उसको अपना पसीना पिलाता है और ये देखकर तो मुझे बियर ग्रिल्स की याद आ गई। खैर तभी हकीम को अपनी वही जिंदगी अच्छी लगने लगती है जिसको छोड़कर वो घर वापस जाने के लिए रेगिस्तान में भटक रहा था। मतलब उसकी उम्मीद अब इस कदर टूट चुकी थी कि वो वहाँ से निकलने के बजाय उस जानवरों वाली जिंदगी को जीना पसंद कर रहा था जो कि वहाँ के कफील उसको दे रहे थे। फिर थोड़ा और आगे चलने पर एक बार वापस से हकीम को मिराज दिखाई देता है, जिसके अंदर उसे अपने सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग और खाना दिखाई दे रहा था। तब वो उस खाने पर टूट पड़ता है, पर असल जिंदगी में हम देखते हैं कि वो रेत को खा रहा था। और जब इब्राहिम और नजीब उसको रोकने की कोशिश करते हैं तब हकीम नजीब को मारने तक की कोशिश करता है। यानी कि देख रहे हो कि मेंटल स्टेट कितनी ज्यादा गिर जाती है। लेकिन अचानक से ही रेत खाने की वजह से उसे खून की उल्टी होती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जिसको देखकर अब नजीब की हालत और बुरी हो गई थी। साथ ही साथ अब वो भी पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। तभी इब्राहिम उसे संभालता है और इतने में ही वहाँ पर अचानक से रेत का तूफान आ चुका था, जिसके अंदर वो दोनों फंस जाते हैं। वो दोनों उसमें बच तो गए थे, लेकिन अब हकीम की बॉडी रेत के नीचे कहीं पर दब कर रह गई थी और ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर अब नजीब को हकीम की बॉडी बिना ढूंढे ही इब्राहिम के साथ वापस जाना पड़ता है। अब चलते हुए इब्राहिम की हालत भी बिगड़ने लगी थी। साथ ही साथ नजीब के पैर में इतने ज्यादा छाले हो गए थे कि उसके पूरे पैर दर्द से जल रहे थे। अब अगले दिन नजीब की हालत भी मरने वाली हो चुकी थी। तब इब्राहिम अपनी चिंता न करते हुए नजीब को अपने जूते पहनने के लिए देता है, लेकिन तभी इब्राहिम की नजर वहाँ पर एक छिपकली पर पड़ जाती है, जिसको देखकर वो समझ गया था कि आसपास जरूर पानी होगा। और थोड़ी बहुत छानबीन करने पर नजीब और इब्राहिम को वहाँ पर पानी मिल जाता है, जिसको देखकर वो दोनों ही तुरंत उसकी तरफ भागते हैं। और ये कोई मिराज नहीं था, ये सच्चाई थी। और आज इतने समय बाद जी भरकर वो पानी पीते हैं। वो दोनों पानी को ऐसे पी रहे थे जैसे कि वो अमृत हो। साथ ही साथ इब्राहिम पानी को एक बोतल में भर लेता है और थोड़ा बहुत आराम करने के बाद वापस से नजीब के साथ आगे की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन अब और ज्यादा आगे जाने पर उन्हें यही दिखाई देता है कि आसपास रोड का कोई नामो निशान नहीं है, जिसको देखकर अब इब्राहिम की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। और जब अगले दिन नजीब की आंख खुलती है तब तक इब्राहिम वहां से अकेले कहीं पर चला गया था। पर जाने से पहले उसने नजीब के लिए वो पानी की बोतल छोड़ दी थी, जिसको उन्होंने उस तालाब से भरा था। माइट भी वो भी जिंदा नहीं बचा होगा।
नजीब अब अकेले ही उस बीहड़ में फंसा हुआ था और उसके दिमाग ने लगभग काम करना बंद कर दिया था। पर तभी वो अपनी जान बचाने के लिए किसी मंजिल तलाश रहे मुसाफिर की तरह आगे अपने सफर पर निकल जाता है। उसे चलते हुए और भी काफी समय बीत गया था। साथ ही साथ अब उसके पास जो पानी था वो भी खत्म हो जाता है। वो उस पानी की आखिरी घूंट को ऐसे पीता है जैसे उसको आखिरी बार जिंदगी में पानी पीने को मिल रहा हो, जिसको पीने के बाद वो वापस से जैसे जैसे खड़ा होता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पर तब तक उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो चल भी नहीं पाता और नीचे गिर पड़ता है। उसके हाथ से अब पानी की बोतल गिरकर लुढ़कती हुई अचानक से कुछ आवाज करती है, जैसे कि वो किसी सख्त रोड पर गिरी हो। जी हाँ, जिसको देखकर नजीब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके अंदर अचानक से एक शक्ति आ जाती है और वो फाइनली रोड के पास पहुंच जाता है, जहां से अब उसकी फाइनली जान बच सकती थी। वो वहां पर पहले एक ट्रक वाले से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर वो उसकी हेल्प नहीं करता। पर तभी वहां पर एक बहुत ही महंगी गाड़ी आकर रुकती है, जो कि रोल्स रॉयस थी, जिसके अंदर से एक शेख निकलकर नजीब को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे पानी पिलाने के बाद उससे अच्छे से बात करते हुए अपने साथ शहर की तरफ लेकर जाने लगता है। नजीब वहां से निकलकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने ऐसा सोच लिया था कि वो अपनी जिंदगी में वहां से कभी भी निकल नहीं पाएगा। उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, पर अब वो फाइनली शहर तक आ गया था, जहाँ पर आकर वो आसपास भटकने लगता है। तब वहाँ पर किस्मत से उसकी मुलाकात कुंजिका से होती है, जो कि खुद एक मलयाली था और सऊदी में खुद का होटल चला रहा था। नजीब की हालत देखने के बाद वो तुरंत उसकी हेल्प करता है और उसको नहलाने धुलाने के बाद उसके घर वालों को पता करके नजीब की बात उनसे करवाता है। नजीब को यहाँ पर आए हुए शॉकिंगली 4 साल बीत गए थे। जी हाँ, और 4 साल बाद वो अपने घर वालों से बात करता है। नजीब की आंखों में आंसू आ गए थे। तब उसको पता चलता है कि उसको बेटा हुआ था, जिसको साइनू नजीब की याद में आज अकेले पाल रही है। मतलब सोच रहे हो कि नजीब ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी बीवी की आवाज सुनेगा, लेट अलोन ये जान पाएगा कि उसको बेटा भी हुआ था। खैर, ये सब बातें जानने के बाद नजीब डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में अपने घर जाएगा। पर क्योंकि अभी उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए अभी उसे उसके ही जैसे लोगों के साथ जेल में रख दिया जाता है, जो कि अपने कफील के पास से भागकर आया करते थे। ऑब्वियस ही बात है, उसका पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स तो उस कफील ने ले लिए थे। खैर, वहाँ पर नजीब इब्राहिम की फोटो भी देखता है, जो कि पुलिस स्टेशन में लगी हुई थी, पर उसके अलावा उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। खैर, अब कुछ ही समय के बाद में जेल के अंदर कुछ कफीलों को बुलाया जाता है और वहाँ का ये रूल था कि अगर कोई भी कफील वहाँ पर मौजूद अपने किसी भी गुलाम को पहचान लेता है तो वो उसे अपने साथ वापस लेकर जा सकता था। और ऐसा होने पर कफील अपने गुलाम को जेल के अंदर बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करते थे और बाद में वो उन्हें अपने साथ बेइज्जत करते हुए जानवरों की तरह लेकर जाया करते। नजीब बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, पर तभी उसका डर एक बुरे सपने में बनकर उसके सामने आता है। अचानक से ही उस जेल के अंदर वही कफील जूनियर आ गया था, जो कि नजीब को पहचान लेता है और उसे आकर बहुत मारता है। पर तभी नजीब को होश आता है और वो देखता है कि वहाँ पर कफील जूनियर है तो सही, पर वो आगे निकल गया था। लेकिन अचानक से ही कफील जूनियर वापस आता है और तब उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में सबसे पहली बार, मतलब कि आज से लगभग 4 साल पहले, जब कफील जूनियर हकीम और नजीब को अपने साथ लेकर गया था, तो वो उनके साथ धोखा कर उनको लेकर गया था। यानी कि वो तो लीगली यहाँ पर आए थे काम करने के लिए। उनकी कंपनी वाले भी अगले दिन उनको लेने आए होंगे, लेकिन तब तक धोखे से कफील जूनियर उनको अपना नौकर बनाकर ले गया, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, उनको कुछ भी पता नहीं था। और इस कफील जूनियर को इस इल्लीगल काम के बारे में पता था कि वो गलती कर रहा है, पर वो एक तरह से गुलामों का दलाल था, इसलिए उसने ऐसा करा। पर क्योंकि नजीब उसका ऑफिशियल गुलाम नहीं था और वो उनको धोखे से लेकर गया, इसलिए ये रूल उस पर लागू नहीं होते थे और इसलिए कफील जूनियर का उस पर कोई हक था ही नहीं और अब वो उसको वहाँ से लेकर नहीं जा सकता था। और ये सब बताने के बाद कफील जूनियर वहाँ से मुंह फुलाकर चला जाता है। यानी कि देख रहे हो, यहाँ पर 4 साल ये लोग बिना सजा के, बिना किसी चीज के उनके गुलाम बने हुए थे और बेचारा हकीम तो बिना मतलब ही मारा गया। और बात रही इब्राहिम की, तो मुझे लगता है कि वो तो ऑफिशियल गुलाम होगा, लेकिन वो भी वहाँ से भागना चाहता होगा, जिसके बाद में नजीब बहुत रोने लगता है और अब 3 महीने तक नजीब को जेल में रखा जाता है। और बाद में उसे बाकी सभी इमिग्रेंट जो कि भागकर यहाँ पर बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के सऊदी में आ गए थे, उनके साथ वापस इंडिया भेज दिया जाता है। यानी कि नजीब यहाँ से एक चीज सीख कर आया था कि जो उसके पास है उसे उसी में खुश रहना चाहिए और बिना नॉलेज के या फिर बिना प्लानिंग के कभी भी ऐसे अनजान देश में नहीं जाना चाहिए। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आदू जीवितम या फिर द गोट लाइफ फिल्म की कहानी, जो कि हाल ही में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है और ट्रेंडिंग भी कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। ये 2008 में आई बेस्ट सेलिंग मलयालम नोवेल से ही इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है और ये जो कहानी है वो नजीब की रियल लाइफ घटना के ऊपर आधारित है।